हेलो डिवियंस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 13 जिसका टाइटल है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसीलिए इसको हम लोग 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है और अगर आप लोग कहेंगे तो इसका दूसरा पार्ट भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके स्टडीज़ को और बेहतर बना देंगे। हर प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपका कोई फ्रेंड 9th-10th में पढ़ाई करता है तो उसको आप सिंपली वर्ड्स चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये चैप्टर किस बारे में है और इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि वेदर होता क्या है और इसके अंदर एक सब टॉपिक है द वेदर एलिमेंट्स। किन किन एलिमेंट्स को कंसिडर करके हम वेदर का पता लगाते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा क्लाइमेट और उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंपेयर करके देखेंगे कि क्लाइमेट कितने तरह के होते हैं। और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा होगा क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, जिसमें कि हम लोग पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग जानेंगे कि इन दोनों एरियाज़ में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे वहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट करके अपने आप को इस काबिल बना लिए हैं कि वहाँ पर वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, डेट इज़ वेदर। वेदर होता क्या है। वी ऑलवेज थिंक ऑफ वेदर वेयर एवर वी मे बी। हम लोग कहीं भी रहते हैं हम लोग वेदर के बारे में सोचते हैं। वेदर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग वी नोटिस आफ्टर वी वेक अप। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम लोग वेदर को ही नोटिस करते हैं। अगर बाहर ठंड होती है तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, अगर गर्मी होती है तो हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वी मे ऑल्सो लुक एट द वेदर फोरकास्ट इन अ न्यूज़पेपर और ऑन द इंटरनेट। हम कभी कभी न्यूज़पेपर में और इंटरनेट पर वेदर फोरकास्ट भी चेक करते हैं। अब ये वेदर फोरकास्ट क्या होता है। वेदर फोरकास्ट से हम एक अनुमान लगा पाते हैं कि दिन का वेदर कैसा रहने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने दिन को प्लान कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमें पिकनिक जाना होता है, किसी तरह का हॉलीडे ब्रेक लेना होता है तो हम पहले वेदर चेक करते हैं। बट व्हाट डज वेदर इम्प्लाई। वेदर का एक्चुअल मतलब क्या है। अगर हम साइंस की भाषा में वेदर को समझना चाहें तो वेदर होता क्या है ये समझना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वेल डिफाइंड टर्म्स और एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछे ना कि वेदर होता क्या है तो आपको यही लाइन लिखना होगा। वेदर एक्चुअल में हमारे एटमॉस्फेयर की स्थिति है। किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर जगह पर हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है वो हमें हमारे वेदर से पता चलता है। और वेदर को समझने के लिए, वेदर को फोरकास्ट करने के लिए हम कुछ टर्म्स या कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं और उसी के बेसिस पर हम बता पाते हैं कि वेदर कैसा है। अब ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला एलिमेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से हम बता पाते हैं कि वेदर कैसा है। ह्यूमिडिटी दूसरा एलिमेंट है। ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी से हमें पता चलता है कि हमारे वातावरण में जल वाष्प की मात्रा कितनी है, वाटर वेपर की मात्रा कितनी है, तो इससे भी पता चलता है कि वेदर कैसा होगा। क्लाउडीनेस से भी हम लोग बता पाते हैं कि वेदर कैसा है, मतलब बादल है या नहीं उससे। उसके बाद प्रिसिपिटेशन यानी कि बारिश हो रही है या नहीं, इससे भी हम बता पाते हैं कि वेदर कैसा है। विंड को देखकर भी बताते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी देखकर वेदर का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये 7 एलिमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर फोरकास्टिंग में और वेदर को समझने में। दीज कंडीशंस आर स्टडीड इन मेट्रोलॉजी। इन सारे कंडीशंस को साइंस के एक फील्ड जिसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है इसी के अंडर स्टडी किया जाता है। द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड वेदर फोरकास्टिंग। मौसम को समझना और मौसम का अनुमान लगाना मेट्रोलॉजी के अंदर ही आता है। मेट्रोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि वेदर को स्टडी करते हैं। दे रिकॉर्ड दीज एलिमेंट्स ऑफ वेदर एवरी डे। ये इन सारे एलिमेंट्स को डेली रिकॉर्ड करते हैं। सच कॉन्स्टेंट रिकॉर्डिंग ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ गिवन रीजन। और जब लंबे समय के लिए हम किसी एरिया का, किसी पर्टिकुलर जगह का वेदर को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें उस जगह के क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। अब देखिए क्लाइमेट जो है ये वेदर से थोड़ा अलग है। अगर हम वेदर की बात करें तो दिन भर में ही कई बार वेदर चेंज हो सकता है। सुबह हो सकता है कि आपको ठंड लगे, दोपहर में बहुत गर्मी लग सकती है और शाम में हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो इस तरह से एक ही दिन में 3 बार वेदर चेंज हो सकता है। लेकिन जो क्लाइमेट है ना वो जल्दी चेंज नहीं होता है। एक पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट बहुत लंबे समय तक एक ही तरह का बना रहता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन में
एवरेज वेदर कैसा रहता है उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। आगे हम लोग इन दोनों के बारे में वैसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप लोग का एक कमेंट तो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे बच्चे लिखते रहते हैं सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक बच्चे ने तो पूरा लिस्ट लिख दिया है कि चैप्टर 1 से लेकर 16 तक मुझे हर चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पीडीएफ दे दीजिए। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आप लोग का, और सही भी है, क्योंकि जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें चैप्टर के एंड से जो क्वेश्चन दिया रहता है वो सब नहीं आता है, चैप्टर के बीच से कहीं कहीं से क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। आप इसके लिए ओसवाल बुक्स का वर्कबुक खरीद सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर चैप्टर के। अगर आप उन सभी को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, हर क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं, अमेज़ॉन का लिंक है, तीनों क्लास का अलग अलग लिंक है, 6, 7, 8। आप 7th में पढ़ते हैं तो 7th वाले पे क्लिक कीजिएगा, अमेज़ॉन पे चले जाएंगे और ये वाला बुक सर्च करके आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ से एक सब टॉपिक शुरू होता है, द वेदर एलिमेंट्स। हमने देखा था ना कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कंसीडर करके ही हम लोग वेदर का पता लगा सकते हैं। जैसे कि वेदर को समझने के लिए हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, दूसरा क्या है ह्यूमिडिटी, तीसरा क्लाउडीनेस, उसके बाद हम लोग प्रिसिपिटेशन देखते हैं, फिर विंड देखते हैं और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं। तो ये टोटल 6 एलिमेंट्स है, 7 हम बोल दिए थे गलती से। टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को कंसीडर करके हम लोग वेदर को एनालाइज करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर से हमें क्या पता चलता है? टेम्परेचर इज एन इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि जो हवा है उसमें कितनी गर्मी है या कितनी ठंडक है। टेम्परेचर ऑन द अर्थ एवरेजेस 15 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल बट वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, एलिवेशन, सीजन एंड द टाइम ऑफ द डे। सी लेवल पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लैटिट्यूड चेंज करेंगे आपको टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलेगा। लैटिट्यूड क्या होता है? ये इक्वेटर हो गया, और इक्वेटर के पैरेलल और भी बहुत सारे लाइंस हैं, है ना, इन्हीं को लैटिट्यूड कहते हैं ना। तो हर लैटिट्यूड पे आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा। जैसे आप यहाँ वाले लैटिट्यूड पे जाइएगा तो आपको सबसे कम टेम्परेचर, और यहाँ वाले लैटिट्यूड पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। तो ऊपर जाने पर भी और नीचे जाने पर भी टेम्परेचर घटता है, बीच में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है इक्वेटर के पास। उसी तरह एलिवेशन बढ़ने के साथ भी टेम्परेचर में चेंज आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ पर आप जाइएगा तो कम टेम्परेचर, नीचे जैसे जैसे आइएगा तो ज़्यादा टेम्परेचर आपको मिलेगा। सीज़न बदलने से भी टेम्परेचर बदलता है, और दिन भर में समय बदलने के साथ साथ टेम्परेचर भी बदलता है। दोपहर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और सुबह और शाम में कम टेम्परेचर रहता है। इट कैन रेंज फ्रॉम अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 58 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम अभी तक रिकॉर्ड किया गया। हो सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री अभी बढ़ गया होगा, आप एक बार इंटरनेट पे चेक कीजिएगा। और जो लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया है वो है -88 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज जनरली हाईएस्ट इन द ट्रॉपिक्स एंड लोएस्ट नियर द पोल्स। टेम्परेचर जो है ना ट्रॉपिकल एरिया में हाईएस्ट रहता है। ट्रॉपिकल एरिया किसको कहते हैं? ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है ना ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। और जो पोल्स है ना, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम आपको मिलेगा। ऑन एनी गिवन डे इट इज़ यूजुअली वार्मेस्ट ड्यूरिंग मिड आफ्टरनून। दोपहर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, एंड कोल्डेस्ट अराउंड डॉन जस्ट बिफोर सनराइज। और सूर्योदय से जस्ट पहले जो टेम्परेचर है सबसे कम रहता है। अब दूसरा एलिमेंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी से हमें पता चलता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। वहीं यहाँ लिखा है कि ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हम लोग वेदर फोरकास्ट करने के लिए या वेदर को समझने के लिए अक्सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही कैलकुलेट करते हैं। ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी से हमें ये पता चलता है कि अभी हमारे एटमॉस्फेयर के 1 kg एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर के 1 kg एयर में 10 ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है तो ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा? 10 ग्राम पर kg ऑफ एयर इन आवर एटमॉस्फेयर। ये हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी। लेकिन इसके बेसिस पर हम लोग एटमॉस्फेयर को सही सही जज नहीं कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो वेदर मान लेते हैं, समर और विंटर। समर में भी एयर का ह्यूमिडिटी 10 ग्राम पर केजी है, और विंटर में भी एयर का ह्यूमिडिटी 10 ग्राम पर केजी है। अब यहाँ ह्यूमिडिटी दोनों में सेम होने के बावजूद भी समर में आपको यही ह्यूमिडिटी कम फील होगा और विंटर में आपको यही ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील होगा, क्योंकि समर के हिसाब से 1 kg एयर में 10 ग्राम वाटर वेपर कुछ भी नहीं है। 1 kg एयर जो है ना बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकता है।
बट विंटर के हिसाब से 1 केजी एयर में 10 ग्राम वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि हम ह्यूमिडिटी के जगह पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंसिडर करते हैं वेदर को बेहतर समझने के लिए। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एटमोसफियर डिवाइडेड बाय द एटमोसफियर्स मैक्सिमम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी एट दैट टेम्परेचर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा ना, एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी उतना ज़्यादा हो जाएगा। समर में वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है और विंटर में वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाता है। अब फिर से एग्जांपल लेते हैं, इधर समर इधर विंटर। मान लेते हैं कि समर में जो है ना, एयर में 10 ग्राम वाटर वेपर आ सकता है और विंटर में एयर में 5 ग्राम वाटर वेपर ही आ सकता है। समर में 10 ग्राम आ सकता है और मान लेते हैं किसी टाइम में वहाँ पर 5 ग्राम वाटर वेपर है, तो 5/10 करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, डेट इज़ इक्वल टू 50%। तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 50% आ गया। उसी तरह अगर हम विंटर का कैलकुलेशन करें तो विंटर में मान लेते हैं कि 5 ग्राम मैक्सिमम आ ही सकता है और 5 ग्राम वाटर वेपर है किसी टाइम में, तो इस केस में 5 ग्राम बाई 5 ग्राम इक्वल टू 1 हो जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू 100%। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% आ गया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ना इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं या परसेंट में लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है आप याद कर लीजिएगा। इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वाटर वेपर जो कि उस समय एटमॉस्फेयर में जा सकता है, उसे डिवाइड करेंगे, एक फ्रैक्शन हमें मिलेगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही हो जाएगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तीसरा एलिमेंट है क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस से भी हमें वेदर को समझने में हेल्प मिलती है। मोस्ट क्लाउड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द कूलिंग ऑफ एयर एज इट राइजेस अप। जब हवा ऊपर उठती है गर्म होकर और ऊपर जाने के बाद ये ठंडी हो जाती है तो क्लाउड्स का निर्माण होता है, वहाँ पर बादल बन जाते हैं। लेकिन हवा के ठंडे होने से बादल कैसे बन जाएगा? व्हेन एयर टेम्परेचर गेट्स रिड्यूस द एक्सेस वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू द लिक्विड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल टू फॉर्म क्लाउड्स और फॉग। जब हवा गर्म होकर ऊपर जाती है तो उसके साथ वाटर वेपर भी चले जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जब हवा ठंडी होती है तो उसके साथ साथ वाटर वेपर भी ठंडा हो जाता है और वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो उसका कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। वाटर वेपर ठंडा होके वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं या आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं और वही जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो क्लाउड्स कहलाता है, या उसको हम फॉग भी कह सकते हैं। फॉग ऐसे क्लाउड्स को कहते हैं जो कि ग्राउंड को टच करते हैं। अगर बादल का फॉर्मेशन ग्राउंड पर ही हो जाए तो उसको हम लोग क्लाउड्स नहीं कहेंगे, उसको फॉग कहेंगे। इन डेंस फॉग द विजिबिलिटी रेंज में बी अराउंड 50 मीटर और सो। जब फॉग लगता है ना, आपने देखा होगा कि ठंड के समय में फॉग ज़्यादा दिखाई देता है हमें, तो फॉग जब लगता है तो 50 मीटर के आसपास ही हमें दिखाई दे पाता है, उसके आगे हम नहीं देख पाते हैं। चौथा एलिमेंट है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन यानी कि बारिश। बारिश होती क्यों है? Precipitation is produced when the droplets and crystals in clouds grow large enough to fall onto the ground। जब बादल में मौजूद बूंदे और क्रिस्टल्स इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और ग्राउंड पर गिरने लगती है, तब जाकर प्रिसिपिटेशन होता है। प्रिसिपिटेशन कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि रेन, ड्रिजल, स्नो, हेल, आइस पैलेट्स और स्लीट। अब देखिए इन सभी का मतलब क्या क्या है, अच्छे से समझिए। रेन तो नॉर्मल बारिश हो गई। ड्रिजल क्या होता है? जब हल्की बारिश होती है उसको ड्रिजल कहते हैं। स्नो तो आपको पता है, जब बर्फ़बारी होती है तो स्नो कहते हैं। हेल क्या होता है? जब बहुत बड़े बड़े ओले गिरते हैं तो उसको हेल कहते हैं। आइस पैलेट क्या होता है? जब बारिश की बूंदें जमकर नीचे गिरती है ना और बाउंस करती है, इस तरह से देखिएगा कि पत्थर गिरा और बाउंस कर गया, तो इस तरह जब होता है तो उसको आइस पैलेट कहते हैं। और स्लीट क्या होता है? जब ऐसी बारिश हो जिसमें कि पानी भी बरस रहा है और ऊपर से बर्फ़ भी गिर रहा है, तो जब भी ऐसा बारिश होता है तो उसको हम लोग स्लीट कहते हैं। वेदर का पांचवा एलिमेंट है विंड। विंड होता क्या है? द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रेफर्ड टू एज द विंड। जब हवा का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है धरती के सरफेस के ऊपर, तब हम उसको विंड कहते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स। जिस डायरेक्शन से हवा आती है ना, हम उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ इज नोन एज द नदर्न विंड। अगर हवा उत्तर से आ रही है तो हम उसको उत्तरी हवा कहते हैं।
इन मोस्ट प्लेसेस नियर द ग्राउंड द विंड स्पीड यूजुअली एवरेजेस फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर। इसी रेंज में हवा बहती है, इसी स्पीड से। However, it can be very much higher during intense storm। लेकिन जब आंधी आती है तो उस केस में हवा का स्पीड ज़्यादा भी हो सकता है। छठा और सबसे अंतिम एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे भी हमें वेदर को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। आपको पता है कि हमारे धरती के सरफेस के ऊपर एयर का एक लेयर है, एयर का इन्वेलप है हमारे पूरे अर्थ के अराउंड। एयर का जो वेट है ना हमेशा हमारे ऊपर लगते रहता है और एयर के इसी वेट के कारण हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है। उसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ एयर ऑन अ गिवन सरफेस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस। मान लेते हैं एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया है ए और इसके ऊपर जो एयर है ना, जितना भी एयर इसके ऊपर है वो इस पर एफ फोर्स लगा रहा है। तो इस पर लगने वाला प्रेशर कितना हो जाएगा, ये प्रेशर हो जाएगा इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। यही चीज़ वहाँ पर एक लाइन में लिखकर बताया है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल टू प्रेशर होता है। फॉलिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। अगर प्रेशर घटता है तो उससे हमें समझ जाना चाहिए कि तूफान आने वाला है। एंड राइजिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स क्लियर स्काई। और अगर प्रेशर बढ़ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि आसमान साफ रहने वाला है। अब ऐसा होता क्यों है, इस बात को हम शॉर्ट में समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी एरिया में बहुत गर्मी पड़ रही है, सूरज बहुत तेज चमक रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण यहाँ की हवा भी बहुत गर्म हो गई और हवा गर्म होकर हल्की होती है। हल्की हवा जब ऊपर उठने लगती है तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा। अब देखिए हवा हल्की हो गई तो फोर्स कम लगा पाएगी ना नीचे की तरफ। फोर्स कम लगा पाएगी तो यहाँ का प्रेशर तो कम हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट हो गया तो यहाँ पर जो है आसपास की हवा तेज़ी से उस जगह को भरने आएगी। तो आ गया ना यहाँ पे स्टॉर्म। आसपास की हवा तेज़ी से इधर आ रही है तो स्टॉर्म आ गया ना। इसीलिए बोला कि जब भी लो प्रेशर होगा तो वहाँ पर स्टॉर्म आएगा, वहाँ पर तूफान आएगा। और जहाँ से ये स्टॉर्म आया, जहाँ से हवा आ रहा है, वहाँ का प्रेशर जो है कंपैरेटिवली हाई है। यहाँ का प्रेशर कैसा है, उसके मुकाबले तो ज़्यादा ही प्रेशर यहाँ होगा ना, तब ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आई। तो जहाँ पर हाई प्रेशर रहता है वहाँ पर क्लियर स्काई रहता है। यहाँ का स्काई कैसा होगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ की सारी हवा, सारी गंदगी जो है, सारा क्लाउड जो है बहकर इस डायरेक्शन में आ गया। इस कारण से इधर आपको क्लियर स्काई देखने को मिलेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रेशर अगर लो है तो स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा। प्रेशर अगर हाई है तो आसमान साफ हो जाएगा। एक डू यू नो यहाँ पर दिया गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया है मैन्ड वेदर स्टेशंस के बारे में। मैन्ड वेदर स्टेशंस आर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट बिकॉज ऑफ द मैन पावर कॉस्ट। Hence, they are being gradually replaced by automatic weather stations in developed countries। वेदर स्टेशंस की मदद से जितने भी एलिमेंट्स के बारे में हम लोग अभी पढ़े ना, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सब को स्टडी किया जाता है। और अगर वेदर स्टेशन में बहुत सारे लोग रहेंगे तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। इसी कारण से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनका विकास हो चुका है, वो लोग अपने देश में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बना रहे हैं जहाँ पर लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। 1982 में भारत के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी ऐसे ही सैकड़ों लैंड बेस्ड डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म्स बनाए थे। उन्हीं का नाम अब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस रख दिया गया है। वहाँ पर लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये क्या करते हैं, ये मेट्रोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी हम बताएं ना, जितने भी एलिमेंट्स हमने स्टडी किए उन्हीं सब का डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें उनकी मदद करता है भारत का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसैट। इनसैट की मदद से जो प्लेसेस रिमोट है, इनएक्सेसिबल है, वहाँ का भी डेटा आसानी से कलेक्ट हो जाता है। अब चलिए हमारे दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो कि है क्लाइमेट। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। अच्छा, क्लाइमेट होता क्या है, हम आपको बताए थे कि वेदर से क्लाइमेट थोड़ा अलग है। वेदर दिन भर में ही कई बार बदल सकता है, बट क्लाइमेट जो है ना बहुत लंबे समय तक के लिए सेम ही बना रह सकता है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय के लिए अगर हम किसी जगह के वेदर का एवरेज देख लें तो हम उसको क्लाइमेट कहेंगे। मतलब किसी जगह पर अधिकतर समय किस तरह का वेदर रहता है वही उस जगह का क्लाइमेट हो जाएगा।
द वर्ड क्लाइमेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लीमा रेफरिंग टू द इंक्लिनेशन ऑफ द सन। क्लाइमेट जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड क्लीमा से लिया गया है और क्लीमा का अर्थ होता है सन का झुकाव, सन का इंक्लिनेशन। असल में हमारा सन नहीं झुका होता है, हमारी धरती ही थोड़ा सा टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, लेकिन धरती से हमें लगता है कि हमारा सन झुका हुआ है। और इसी इंक्लिनेशन के कारण हर जगह का क्लाइमेट जो है वो अलग अलग हमें देखने को मिलता है। क्लाइमेट इज़ नॉट सेम एज वेदर, क्लाइमेट जो है वेदर से थोड़ा अलग है। इट इज़ द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। अभी हम बताएं ना कि किसी जगह पर अधिकतर समय किस तरह का वेदर रहता है, वही उस जगह का क्लाइमेट होता है। अ प्लेस डेट यूजुअली डज नॉट गेट मच रेन ओवर अ ईयर वुड बी सेड टू हैव ड्राई क्लाइमेट। मतलब अगर सालों भर किसी जगह पर कुछ खास बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है, तो उस जगह का क्लाइमेट कैसा कहलाएगा? वो ड्राई क्लाइमेट कहलाएगा। अ प्लेस वेयर इट यूजुअली स्टेज कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वुड बी सेड टू हैव कोल्ड क्लाइमेट। और अगर किसी जगह पर साल का अधिकतर दिन ठंडा ही पड़ता है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा कहलाएगा? वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड कहलाएगा। क्लाइमेट इज़ यूजफुल फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्ट करने के लिए क्लाइमेट को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट टाइम फॉर द फार्मर्स टू प्लांट देयर क्रॉप्स। फसल कब लगानी चाहिए, फसल लगाने का सही समय क्या है, इसको समझने में भी क्लाइमेट हेल्प करता है ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। और ये हमारे वेकेशन को प्लान करने में भी हेल्प करता है। क्लाइमेट इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फैमिलियर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए जिन जिन एलिमेंट्स का हम लोग यूज़ करते थे ना, उन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करके हम लोग क्लाइमेट को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जिनकी मदद से हम क्लाइमेट को समझ सकते हैं। वेदर को समझने के लिए ये दोनों तो था ही, और भी तीन था। एक था विंड, दूसरा था प्रिसिपिटेशन, और तीसरा क्या था आपको कमेंट में लिखकर बताना है। द अदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ द क्लाइमेट इंक्लूड सनशाइन, विंड, क्लाउड कवर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। इन दोनों इंडिकेटर के अलावा हम लोग ये सारे इंडिकेटर्स पर भी ध्यान देते हैं जिससे कि क्लाइमेट को समझने में हमें हेल्प मिलती है। When these elements are measured systematically at a given site over a period of several years, we eventually accumulate a record of observations for which we can construct an accurate summary of the climate of that region। जब सालों साल तक हम किसी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर, वहाँ का प्रिसिपिटेशन, वहाँ कितना सनशाइन मिल रहा है, हवा कैसी चल रही है, क्लाउड कितना वहाँ पर बन रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, ह्यूमिडिटी कितना रहता है, ये सारे डेटा जब हम मेजर करते हैं सालों साल तक, तब हमें वहाँ का क्लाइमेट के बारे में पता चलता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। वहाँ का क्लाइमेट ड्राई है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट है, ये सब हमें पता चलता है। अब यहाँ पर एक सब टॉपिक है जिसमें कि हमें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले एरिया के बारे में पढ़ना है। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन वाले इन एरिया को हम लोग क्लाइमेटिक जोन्स कहते हैं। वही यहाँ पर बताया है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 4 क्लाइमेटिक जोन्स। दीज आर द अल्पाइन, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड एरिड जोन। हमें एक एक करके इन चारों क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले अल्पाइन जोन के बारे में जानते हैं। दिस क्लाइमेट जोन कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की ऊंचाइयों पर ये क्लाइमेटिक जोन आपको देखने को मिलेगा। इस क्लाइमेटिक जोन में क्या होता है कि सालों भर जो है ना बर्फ़बारी ही होती रहती है। तो अगर कहीं पर सालों भर बर्फ़बारी हो रही है, अधिकतर समय बर्फ़ ही गिर रहा है, तो उस जोन को हम लोग क्या कहेंगे? उस जोन को हम लोग कहेंगे अल्पाइन जोन। दूसरा है सब ट्रॉपिकल जोन। अच्छा, सब ट्रॉपिकल कहने का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो एरिया हो गया ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक ना, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और ट्रॉपिकल एरिया के बगल का जो एरिया है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। ये हो गया सब ट्रॉपिकल जोन। और नीचे भी ये वाला जो जोन हो गया, इसको हम लोग कहेंगे सब ट्रॉपिकल जोन। तो जब भी सब ट्रॉपिकल की बात कहें, मतलब ट्रॉपिकल के पास वाला, ट्रॉपिकल के पास वाला सब ट्रॉपिकल हो गया। तो ट्रॉपिकल कौन है और सब ट्रॉपिकल कौन है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो इंडिया का वो पार्ट जो कि
सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा रहता है। दिस जोन इज़ प्रेवलेंट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के उत्तरी हिस्से में है। हेयर समर्स आर हॉट एंड वेट। समर जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है और यहाँ पर बारिश भी होती रहती है। इन विंटर द टेम्परेचर में ड्रॉप डाउन इवन क्लोज टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द रीजन्स ऑफ हाइयर रेंजेस। विंटर में यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो सकता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है, जहाँ की ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, यानी कि पहाड़ों की बात की जा रही है। रेनफॉल इज़ क्वाइट कॉमन इन समर सीजन वेयर एज विंटर आर यूजली कोल्ड एंड ड्राई। रेनफॉल समर सीजन में काफ़ी होता है और विंटर जो होता है वो कोल्ड और ड्राई होता है, मतलब विंटर में बारिश नहीं होती है और विंटर काफ़ी ठंड होता है। तो अगर इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं पर है तो उस जोन को हम लोग क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। तीसरा है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन क्या होता है हम आपको बताया अभी, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे ये वाला जो एरिया है यही ट्रॉपिकल जोन है। तो इंडिया का भी कुछ हिस्सा आता है ना ट्रॉपिकल जोन में, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है वो यहाँ पे बताया। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 सब टाइप्स। ट्रॉपिकल जोन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल वेट जोन और दूसरा होता है ट्रॉपिकल ड्राई जोन। In tropical wet monsoon zone, the average temperature normally does not fall below 18 degrees Celsius and it is accompanied by average to high rainfall. ट्रॉपिकल वेट मानसून जोन में ना टेम्परेचर 18 से नीचे नहीं जाता है और साथ ही साथ में एवरेज से हाई तक रेनफॉल होता है, मतलब या तो एवरेज बारिश होगी या तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन जो ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन होता है वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होता है। चौथा और सबसे अंतिम जोन है एरिड जोन। एरिड का मतलब होता है बंजर। तो ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ की ज़मीन बंजर होती है उसको हम लोग कहेंगे एरिड जोन। वही यहाँ पर बताया हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल आर 2 मेन मार्क्ड फीचर ऑफ दिस क्लाइमेटिक जोन। इस क्लाइमेटिक जोन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और रेनफॉल काफ़ी कम रहता है। इट इज़ प्रिवलेंट इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री डेट इंक्लूड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। ये भारत के पश्चिमी हिस्से में है और ये राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये एरिड जोन में ही आता है। द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन में शूट अप टू एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास जा सकता है। इस वाले मैप में हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन को अलग अलग कलर कोड से बताया गया है। हर कलर का मतलब क्या है वो यहाँ पर इस टेबल में बताया गया है। आपके बुक में, आपके पास शायद नया बुक है, उसमें ये वाला मैप चेंज है लेकिन चीज़ वही है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बुक को फॉलो कीजिएगा, उसमें और बेहतर तरीके से दिया है। तो फाइनली हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के दोनों टॉपिक्स वेदर एंड क्लाइमेट दोनों को अच्छे से पढ़ लिया। अब बचा क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, ये आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। चैप्टर के इनसाइड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप ये बुक्स ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और आगे आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको एक लाइन से हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।